हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि 30/11/2020 में हुआ था, उससे केमिस्ट्री के सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करूंगी। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखोगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज। First option is 6.8 electron volt, B option is 13.6 electron volt, C option is 27.2 electron volt and the last one is 54.8 electron volt। तो आप देखोगे हमारे पास जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा। तो अगर हमें उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहता है, दैट इज E is equal to -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये जो हमारे पास Z होगा, Z डिनोट करता है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड द N डिनोट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, ओनली 1। अगर मैं हीलियम को भी देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो चुका है, तो हीलियम के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हमारे पास हीलियम के लिए अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो हमारे पास रहेगा 2, दैट इज Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब अब हीलियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी है। अगर मुझे अब उस इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना है तो मुझे इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो कितना है, 54.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये नियरली सेम है, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन्स को जिसकी एनर्जी इतनी है उसको नॉकआउट करने के लिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट 1/T, सेकंड 1/T², सी option contain only temperature that is directly proportional to temperature and the last option contain T²। तो मैं बात करूं क्यूरीज लॉ की, तो क्यूरीज लॉ हमारे पास बोलता है M is equal to chi H, दैट इज chi यहाँ पर क्या होगा, C/T। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो M है, M स्टैंड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन, H स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, chi स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, T stand for absolute temperature and the C stand for Curie's constant। ओके, तो क्यूरीज जो हमारे पास क्यूरीज लॉ है वो हमारे पास बेसिकली ये है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन हमसे पूछा था। तो टेम्परेचर के साथ अगर आप इसका रिलेशन देखोगे तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1/T। जब बात करें क्यूरीज लॉ की तो आप एक बात हमेशा और याद रखोगे कि क्यूरीज लॉ जो एप्लीकेबल है वो बेसिकली हमारे पास एप्लीकेबल है ओनली फॉर वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है, द रेशियो ऑफ specific charge of a proton to that of an alpha particle is। ओके, अल्फा पार्टिकल जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और जो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है उसकी रेशियो हमसे बेसिकली यहाँ पर पूछी है। तो जब आप इसमें ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ए ऑप्शन इज 1/1, बी ऑप्शन इज 2/1, सी ऑप्शन इज 1/3 एंड द डी ऑप्शन इज 4/1। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। तो स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, चार्ज और मास की जो रेशियो होती है वो हमारे पास बेसिकली हमारा स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोटॉन की, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन देन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर अगर मैं इसको ना भी बताऊं कि कितना स्पेसिफिक चार्ज, हमने बेसिकली सिर्फ रेशियो पूछी है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना मास है। ठीक है, तो हमारे पास हमने मान लिया कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो E है और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमने MP से डिनोट कर लिया। अब बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल ही बेसिकली हमारे हीलियम 2 पॉजिटिव को बोला जाता है। कि मैं यहाँ पर हमारे पास जब हीलियम 2 पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हीलियम के पास? 2। पर चार्ज ऑन प्रोटॉन था तो कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। हीलियम के पास क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो हमारे पास जो मास होगा वो कितना होगा? 4। एक मास ऑफ प्रोटॉन के मतलब 4 टाइम्स होगा, ठीक है। मैं रेशो अब निकाल लूं जो हमसे पूछी थी, तो क्या होगा? ऊपर आएगी जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है E/MP। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 2E/4MP, ठीक है। जब मैं इस रेशो को सॉल्व आउट करूंगी तो E/MP से ये E/MP कैंसल आउट, कितना बच गया? 2/4। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी कितना हो जाएगा? 4/2 और रेशो 2 1 2 2 2 4, तो रेशो कितनी आ गई? 2:1। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल? इनमें से कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो अगर आप इन सबको देखोगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो स्टेबल होते ही होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भी हमारे पास स्टेबल होगा, ओके। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको अभी अभी बताया, हीलियम 2 पॉजिटिव, सिमिलर लाइक दैट ऑफ, या मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल में हीलियम 2 पॉजिटिव को बोलूंगी। तो हीलियम 2 पॉजिटिव क्या है? ये भी स्टेबल होता है। तो हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन होता है इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी जो है वो अप्रोक्स 14 to 15 मिनट्स के होती है, ठीक है। तो सबसे कम जो इसमें स्टेबल रहेगा वो रहेगा हमारा न्यूट्रॉन। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है मतलब वो अप्रोक्स हमारा 14 to 15 मिनट्स के आसपास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास इसका डिके शुरू हो जाता है। तो सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। In the next question, 1 mole of oxygen gas at standard temperature pressure is equal to, options हमारे पास given है 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen. Second option is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, and the C option is 16 gram of oxygen. D option is none of these. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोल की, तो हमें पता है 1 मोल में क्या होता है हमारे पास? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23, या मैं इतने मतलब मैं बात करूं तो पार्टिकल्स लिखूंगी, ठीक है, किसी भी चीज के, ठीक है। मैं बात कर लूं चाहे मैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, या एनीथिंग वी कैन से, उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं बात करूंगी कि ये 1 मोल है। अगर मैं ऑक्सीजन गैस के 1 मोल की बात की है तो ऑक्सीजन गैस सिंपल O तो नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को बोला तो मतलब O2 की फॉर्म में हमें ऑक्सीजन गैस देखने को मिलती है। तो O2 क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कंफ्यूजन बेसिकली आपको इन दो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है उस पे ऑक्सीजन हमें O2 की फॉर्म में, दैट इज मॉलिक्यूल की फॉर्म में देखने को मिलती है। सो हम ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कुछ ऑप्शंस देके रखे हैं और पूछा है सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सेकंड में टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, थर्ड में वेनेडियम 3 पॉजिटिव एंड देन आयरन 2 पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो मैग्नीशियम है हमारे पास वो हमारे उसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3s2, ठीक है, 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम अब दे चुका है। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? s ऑर्बिटल से। तो अब बेसिकली इसके पास जो बच गया वो बच गई 2p6 फुली फिल्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात करूं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की, तो हमारे पास टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22। तो टाइटेनियम के पास जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसमें हमारे पास s में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 4s2 3d में 2, ठीक है। तो कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस d वाली ऑर्बिटल से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की देखने को मिलेगी वो मिलेगी 3d1। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। अगर बात करूं वेनेडियम 3 पॉजिटिव की, तो वेनेडियम 3 पॉजिटिव में जो हमारा वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है वो होगा 23। तो इसमें से जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 2 s से होंगे और 1 किससे होगा? d से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 2
हो। उसके बाद बात करूं आयरन की, तो आयरन में जो नंबर ऑफ, जब हम आयरन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर रहेगी हमारे पास 4s2 3d6। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो 2 हो गए हमारे किससे, 4s ऑर्बिटल से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब d ऑर्बिटल में कितने 5 सब शेल होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। ओके, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपके पास ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो इसके पास कितने होंगे, 4। तो मैक्सिमम किसके पास है, आयरन के पास। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, Fe2 पॉजिटिव। In the next question, the electronegativity of carbon, nitrogen, silicon and phosphorus are in the order of। हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका कंपैरिजन किया है और हमारे पास ये ऑर्डर दिया है और इसमें से बताया है कि करेक्ट हमें चूज करना है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7। ठीक है, अगर आप इसी ग्रुप में, कार्बन वाले ग्रुप में देखोगे तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14 एंड नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, तो अगर आप पता होगा तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बात बेसिकली सभी को पता होगी। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, इस साइड को करेगी इंक्रीज और इस तरफ को करेगी डिक्रीज। तो ऑन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की। अब अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां पर भी डाउन द ग्रुप फिर से क्या होगी, डिक्रीज। तो इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो सबसे कम होगी सिलिकॉन की और सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहीं पर आपको सिर्फ देखने को मिलेगा सबसे कम सिलिकॉन की और मैक्सिमम किसकी है, नाइट्रोजन की। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज डाइपोल मोमेंट मोर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि किसमें कौन से सब्सटेंस में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 से ज्यादा है। ऑप्शंस दिए हैं वाटर, नाइट्रोजन, मीथेन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप देखोगे वाटर का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मीथेन का इस तरह से देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आप देखोगे मैंने नाइट्रोजन की बात नहीं की है। तो नाइट्रोजन की बात क्यों नहीं की है, क्योंकि होमोमॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, मतलब दोनों एटम सेम है और जहां पर भी सारे एटम सेम होते हैं वहां पर हमें डाइपोल मोमेंट वैसे ही 0 देखने को मिलता है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, बात करूं वाटर की तो इसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं और यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। तो इधर भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर को शिफ्ट रहेगी यानी कि डाइपोल मोमेंट इस तरफ को रहेगा। ठीक है, और जो लोन पेयर है उसकी तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट रहेंगे, तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर बात करूं मीथेन की, तो मीथेन में क्या है, सारा के सारा जो हमें डाइपोल मोमेंट है वो सेंटर की तरफ को, मतलब डाइपोल मोमेंट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर की तरफ को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो देखो चारों तरफ से एरोज है ना, बिल्कुल सेंटर की तरफ को, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें 0 ही देखने को मिलेगा इसमें भी। अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट रहेंगे और इधर को शिफ्ट रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ पर भी, सॉरी जो डाइपोल मूवमेंट है वो यहाँ पर भी हमें कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर भी जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमें 0 ही देखने को मिलेगा। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज वाटर, जिसमें कि हमें डाइपोल मोमेंट मोर देन 0 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आप इन चारों का स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे, जब भी हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, तो बेसिकली हम किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो अगर मैं आइसोब्यूटेन की बात करूं तो आइसो का मतलब है आपके जो CH3 के साथ वाली कार्बन एटम है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो आइसोब्यूटेन की अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एन ब्यूटेन की ये वाली होगी। ठीक है, अब इन चारों का जब मैं कंपैरिजन, ये आपके पास एन ऑक्टेन की है और ये किसकी है, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये वाला एटम तो पहले ही सबसे छोटा है। ठीक है, ब्यूटेन वाले तो वैसे ही, मतलब जो ऑक्टेन वाला है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ब्यूटेन से ज्यादा होगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर साइज क्या है, बड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैंने पहले कैंसिल आउट कर दिए। अब बात करूं इन दोनों की, तो जब आप इन दोनों के कार्बन एटम्स को कंपेयर करोगे तो दोनों में आपको 8 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इन दोनों का हाईएस्ट होगा, लेकिन इन दोनों में से भी किसका ज्यादा हाईएस्ट होगा? तो अगर आप देखोगे तो एन ऑक्टेन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस होगा वो ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा है इसके सरफेस एरिया का, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ये क्या है? कंजस्टेड एटम है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। सो द राइट ऑप्शन इज एन ऑक्टेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमें सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। In the last question, which set of conditions represent the easiest way to cool a gas? Options are low temperature and low pressure, low temperature and high pressure, high temperature and low pressure, high temperature and high pressure. तो जब भी हमें किसी गैस को कूल करना है, मतलब हम गैस को कौन से स्टेज में लेकर जा रहे हैं? बेसिकली लिक्विड स्टेज में। तो अगर हमें कभी भी गैस को कूल डाउन करना हो तो हमें उसके ऊपर हाई प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है और उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना पड़ता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, तो इस वीडियो में मैं फिलहाल बस इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जितने भी हमें एग्जाम्स देखने को मिलते हैं, अगर आप उन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं अगर हम उन्हें डिटेल में स्टडी करें तो मैक्सिमम जो हमारा पेपर है वो कवर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।